तीनों आहान का ऑर्डर मान गए थे। वो किसी भी सूरत में आहान को मना नहीं कर सकते थे। कनक के अलावा कोहरी फैमिली और चौधरी फैमिली भी थी जिनसे उन्हें डील करना था। दोनों ही परिवार अपने आप में बहुत ताकतवर थे। दोनों ही परिवारों से डील करना आसान नहीं था। आहान चौधरी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, पर क्योंकि कार्तिक उसका पार्टनर था तो उसे कोहली फैमिली के बारे में काफी कुछ पता था। कार्तिक बहुत चालाक और लालची इंसान था। उसे अपने फायदे के अलावा और कुछ नजर नहीं आता था। उसने अपने और रायजादा परिवार के बीच अच्छे रिश्तों को भांप लिया था, इसलिए जब भी रायजादा परिवार थोड़ा सख्ती से काम लेता वो उसकी तरफ चला जाएगा। पर इस वक्त आहान को किसी भी चीज की चिंता नहीं थी। उसे इस वक्त सिर्फ कनक के बारे में सोचना था। उसे किसी भी कीमत पर कनक से मिलना था। उधर शौर्य होटल से निकलने के बाद एक क्लब हाउस में पहुंचा, जहां उसे मैनेजर सिंह मिले। मैनेजर सिंह ने उसे क्लब हाउस में घुसते ही कहा, तुमने सब अच्छे से सोच लिया है ना? हाँ मैनेजर सिंह, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। शौर्य ने कहा, पहले ही सोच लेना चाहिए था। मेरी मदद के बिना तुम यहाँ शिमला में अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं बेच पाओगे। मैनेजर सिंह ने कॉन्फिडेंस से कहा। हालांकि शौर्य को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोला, जी आप सही कह रहे हैं। ठीक है फिर चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तुम्हारे 7 प्रोजेक्ट मैं 20 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हूँ। मैनेजर सिंह ने कहा। इतना अमाउंट सुनकर शौर्य का मुंह बन गया। मैनेजर सिंह, 20 करोड़ 7 प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम नहीं है। दरअसल अबाहान और शनाया मनाली से लौट आए थे। इसका मतलब ये था कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के सारे प्रोजेक्ट्स अब फिर से शनाया के अंडर जाने वाले थे, पर शौर्य ऐसा नहीं चाहता था। उसने पहले 3 प्रोजेक्ट 5 करोड़ में बेचे थे और बाकी के 7 प्रोजेक्ट वो 8 करोड़ में बेचना चाहता था। उसे ये डील्स शनाया के आने से पहले करनी थी, वरना शनाया कभी ऐसा नहीं करने देती। फिर उसे 8 करोड़ तो क्या 8 लाख भी नसीब नहीं होते। इस वक्त मैनेजर सिंह ही प्रोजेक्ट्स के बारे में सबसे अच्छे खरीदार थे, क्योंकि वही थे जो 7 प्रोजेक्ट एक साथ खरीद सकते थे। पर वो जो अमाउंट बता रहे थे उसमें शौर्य को कुछ फायदा नहीं होता। उनके कैलकुलेशन के हिसाब से हर प्रोजेक्ट 3 करोड़ से भी कम का था। तुम्हें 20 करोड़ कम लग रहा है? अगर कम लग रहा है तो जाने दो, मत बेचो। मैनेजर सिंह ने कहा। वो जानता था कि जिस हड़बड़ी में शौर्य यहाँ आया है जरूर शनाया लौट आई है। अगर वो उसे और कम प्राइस भी बता देता तो भी शौर्य ये प्रोजेक्ट्स बेचने के लिए मान जाता। इसलिए वो अपनी बात पर टिका रहा। मैनेजर सिंह, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देते हैं। आप मुझे हर प्रोजेक्ट के हिसाब से 4 करोड़ दे दीजिए। आपके लिए तो ये 7 करोड़ ही ज्यादा हुए ना? शौर्य ने हंसते हुए कहा। तुम्हें 7 करोड़ कम लगते हैं? पैसे पेड़ पर नहीं उगते शौर्य जी। 20 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो बोलो, वरना जाने दो। मैनेजर सिंह ने गुस्से में कहा। मैनेजर सिंह, आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी साइन करता हूँ। शौर्य ने कहा। शौर्य किसी भी कीमत पर ये डील नहीं छोड़ सकता था। शनाया को पता चले उससे पहले ये प्रोजेक्ट्स उसे बेचने ही थे, इसीलिए वो कम प्राइस पर भी मांग गया। ये देखकर मैनेजर सिंह को हंसी आ गई। उसे पता चल गया था कि शौर्य कितना बेवकूफ है। अगर गिल फैमिली का बिजनेस इसने संभालना शुरू कर दिया तो वो कुछ ही महीने में कंगाल हो जाएंगे। मैनेजर सिंह चाहे जो कुछ भी कर रहा था, शौर्य उनसे कुछ नहीं कह सकता था। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा इन प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता। क्या हुआ, अपनी बहन से डर लग रहा है? वो मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस लेगी क्या? मैनेजर सिंह ने ताना मारते हुए कहा। शौर्य जानता था कि अगर शनाया को पता चला कि उसने इतने बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट्स कुछ करोड़ में बेच दिए हैं तो वो एक एक खरीदार को ढूंढ के उनसे ये प्रोजेक्ट वापस ले लेगी। और अगर ऐसा हो गया तो शौर्य का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और उसे सारे पैसे किसी भी हालत में चुकाने पड़ेंगे। और उससे भी ज्यादा डर उसे आहान का था। पर मैनेजर सिंह को अपनी ताकत पर भरोसा था। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे मेरे बहन की चिंता नहीं है, शौर्य ने कहा। अच्छा, फिर कौन है?
जिसकी वजह से तुम डर रहे हो? मैनेजर सिंह ने कहा। हाँ, आप गिल परिवार के घर जमाई यहान को तो जानते ही हैं? शौर्य ने पूछा। मैनेजर सिंह ने उसके बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। वो शनाया और उसके काम को लेकर बहुत पॉजिटिव है। ये उसे पता चल गया ना, तो वो जरूर आएगा और आपसे ये प्रोजेक्ट्स छीन लेगा। शौर्य ने अपनी बात पूरी की। तुम्हें क्या लगता है मैं ये छोटे मोटे लोगों से डील नहीं कर सकता? मैनेजर सिंह ने कहा। मुझे आपकी पावर पर शक नहीं है, पर आहान यश मेहरा को जानता है। हो सकता है कि वो आप पर उसकी मदद से दबाव बनाए। शौर्य ने कहा। तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं संभालूंगा। अभी तुम जाओ यहाँ से, मैनेजर सिंह ने कहा। ठीक है, मुझे क्या? इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। अगली सुबह शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के रेजिडेंशियल एरिया से अकेले नीचे की तरफ आ रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा थकान से मुरझाया हुआ था। उसे आहान से दूर हुए एक दिन ही हुआ था, पर फिर भी उसका दिल बेचैन था। उसने सोचा था कि आहान से दूर रहकर वो शांति से सोच पाएगी, पर शांति उसके पास भी नहीं थी। वो रात भर सो नहीं रही थी और ये बात उसके थके हुए चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसे आहान से दूर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शनाया अपने मन को बिल्कुल नहीं समझा पा रही थी। आहान ने उसे ये बात क्यों छुपाई? ऊपर से आहान रायजादा खानदान से था और शनाया बस एक मामूली लड़की थी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कोई उसे पसंद करे। जब शनाया अपने ही सवालों में खोई हुई थी, तब किसी ने आवाज दी। शनाया, कैसी हो तुम? आवाज सुनकर शनाया अपने होश में आई। ये आवाज बिंदु आंटी की थी। बिंदु आंटी यामिनी गिल की पड़ोसी और अच्छी दोस्त थी। हेलो बिंदु आंटी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शनाया ने पूछा। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी शक्ल इतनी उतरी हुई क्यों है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिंदु ने पूछा। जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कल रात को अच्छे से सोई नहीं, शनाया ने कहा। बिंदु ने देख लिया था कि शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से आई थी। उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो वहां घर ले सके। इसका अंदाजा लगाया कि वो जरूर किसी बड़े आदमी के साथ रात बिता कर आई है। सच जानने के लिए उन्होंने सवाल किया। शनाया, तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से आई हो? शनाया अभी कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने बिंदु को टालने के लिए कहा। आंटी, अगर आपको कुछ खास काम नहीं है तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैं तो बस ऐसे ही, बिंदु ने कहा। इतना सुनकर शनाया वहां से चली गई। शनाया का ऐसा बर्ताव देखकर बिंदु को अपनी बात पर भरोसा हो गया था और उसने सोचा कि ये बात उसे यामिनी को बतानी चाहिए। शनाया को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वो ऑफिस चली जाए। शायद उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो उसे बेहतर महसूस होगा। शनाया जैसे ही ऑफिस में घुसी, सब उसे देखकर बहुत खुश हुए। सबने उसे बहुत रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया और शनाया ने भी सबको हंसकर जवाब दिया। शनाया की आंखों में थोड़ा सा डाउट था। उसे वहाँ बहुत सारे नए चेहरे नजर आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुराने एम्प्लॉयज को हटाकर उसके दादाजी ने नए एम्प्लॉयज को क्यों रख दिया। शनाया जब अपने ऑफिस का गेट खोलकर ऑफिस में घुसी तो उसने वहाँ एक लड़की को देखा। उस लड़की ने बहुत हैवी मेकअप किया हुआ था। उसने एक स्टाइलिश ड्रेस पहना हुआ था। वो अपने पैर टेबल पर रखकर बैठी हुई थी और अपने हाथों के नेल्स फाइल कर रही थी। ये देखकर शनाया को बहुत गुस्सा आया। शनाया अपने काम को लेकर बहुत सीरियस और प्रोफेशनल थी। उस लड़की ने शनाया की तरफ देखा भी नहीं। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? शनाया चिल्लाई। तुम्हारा ऑफिस? ये मेरा ऑफिस है। किस डिपार्टमेंट से हो तुम? तुम्हें पता नहीं है कि नॉक करके अंदर आना चाहिए? उस लेडी ने कहा। अपने ऑफिस में मैं नॉक करके आऊंगी? ये ऑफिस मेरा है, तुम हो कौन? शनाया ने झुंझलाते हुए कहा। मैं एक बार फिर बताती हूँ मिस शनाया, ये ऑफिस मेरा है। तुम स्टोर रूम को अपना ऑफिस बना लो, उस लेडी ने कहा। वो जानती थी कि ये ऑफिस शनाया का था, इसीलिए वो उसे पहचान गई। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ और तुम्हारी अकल ठिकाने लगवाती हूँ। इतना कहकर शनाया जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अच्छा, कोशिश कर लो, पर ये सिक्योरिटी गार्ड्स भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उस लेडी ने एटीट्यूड के साथ कहा। शनाया ने इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ ही मिनट में
वहां सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। उन्हें देखकर शनाया ने कहा, इसे मेरे ऑफिस से बाहर निकालो तुरंत। सिक्योरिटी गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। जब शनाया ने देखा कि कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था, तब शनाया ने फिर से कहा, आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो, निकालो इसे यहाँ से। प्रेसिडेंट शनाया। उन गार्ड्स ने बस इतना ही कहा। इतने में उस लेडी ने कहा, शनाया, अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये गार्ड्स मुझे कुछ नहीं कह सकते। जो यहाँ तुम्हारा स्टेटस है वैसा ही मेरा स्टेटस है। मैं यहाँ की नई वाइस प्रेसिडेंट हूँ। नई वाइस प्रेसिडेंट? ये सुनकर शनाया हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि भला उसके दादाजी ने नया वीपी क्यों अपॉइंट किया था। किसी को भी अपॉइंट करने की जिम्मेदारी सिर्फ शनाया की थी। शनाया ने कंफ्यूजन में पूछा, तुम्हें दादाजी ने अपॉइंट किया है? मुझे किसने अपॉइंट किया है किसने नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस ये ध्यान रखना कि मेरी पोजीशन तुमसे नीचे नहीं है। तुम प्रेसिडेंट हो और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मुझसे तमीज से बात करना। उस लेडी ने कहा, अब निकलो मेरे ऑफिस से। शनाया को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसके दादाजी ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था उसे, इसलिए उसने सोचा दादाजी को कॉल करके एक बार कंफर्म कर ले। और अगर उसके दादाजी ने सच में इस लड़की को वीपी बनाया है तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब शनाया ने अपना फोन निकाला तब उस लेडी के चेहरे पर पसीना आने लगा। ये तुम क्या कर रही हो? उसने शनाया की फोन की तरफ लपकते हुए पूछा। दादाजी को कॉल कर रही हूँ। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? शनाया ने अपने हाथ उससे दूर किए और कॉल करने लगी। उस लेडी ने फिर से फोन लेने की कोशिश की और इस बार दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इस हाथापाई में शनाया का फोन गिरकर चकनाचूर हो गया। मेरे सामने इतना स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जानना है ना मुझे किसने अपॉइंट किया है? मुझे तुम्हारे भाई शौर्य ने अपॉइंट किया है। अब अगर तुम्हें अपनी पोजीशन प्यारी है तो मुझसे तमीज से बात किया करो। इस कंपनी से मैं नहीं, तुम जाओगी। उस लेडी ने गुस्से में कहा। शनाया शौर्य का नाम सुनकर हैरान थी। भला उसने क्यों किसी वीपी को अपॉइंट किया था? शनाया का खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। शौर्य भी गिल कंस्ट्रक्शन में वीपी की पोजीशन पर ही था, फिर उसने अपनी ही पोजीशन पर एक लड़की और क्यों अपॉइंट कर दी थी? उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक हफ्ते के लिए बाहर जाएगी और शौर्य कंपनी में इतना कुछ कर देगा। अब उसे समझ आ गया था कि उसे पुराने चेहरे क्यों नहीं नजर आ रहे थे। जरूर शौर्य ने कुछ किया होगा। इतने में शौर्य ऑफिस में आया। उसने देखा कि शनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने नई वाइस प्रेसिडेंट से कुछ नहीं पूछा, पर शनाया की तरफ देख के बोला, क्या हुआ शनाया? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? शनाया ने अपने दांत पीसते हुए कहा, शौर्य, ये कौन है? ये माया है, कंपनी की नई वीपी। शौर्य ने कहा, क्या तुमने इस बारे में दादाजी से पूछा? शनाया ने सवाल किया। दादाजी से क्यों पूछना है? मैं इस कंपनी का अगला मालिक हूँ। उनसे बिना पूछे मैं फैसला ले सकता हूँ, शौर्य ने कॉन्फिडेंस से कहा। शनाया को ये सुनकर और गुस्सा आया। उसने कैसे सोच लिया कि वो दादाजी की परमिशन लिए बिना फैसला ले सकता था। भले ही वो अगला उत्तराधिकारी था, पर उसके दादाजी अभी भी जिंदा थे। अब जब शनाया को पता चलेगा कि शौर्य ने उसके प्रोजेक्ट्स बेच दिए हैं, तब क्या होगा? क्या शनाया शौर्य की चालों को समझ पाएगी? शौर्य, क्या बाकी के एम्प्लॉयज को भी तुमने काम से निकाला है? शनाया ने पूछा। ये सुनकर शौर्य को कुछ समझ नहीं आया। जब से उसने माया को वीपी बनाया था, उसने ऑफिस के कामों में ध्यान देना बंद कर दिया था। वो ज्यादातर बाहर के कामों में ही ध्यान देता था। किन एम्प्लॉयज की बात कर रही हो तुम शनाया? शौर्य ने पूछा। उन सभी को मैंने काम से निकाला है, माया ने जवाब दिया। तुमने उन्हें काम से क्यों निकाला? शौर्य ने गुस्से में पूछा। शौर्य ने पहले ही बिना आनंद किल को बताए माया को काम पर रख के गलती कर ली थी। अब अगर उन्हें पता चलता कि माया ने उनके एम्प्लॉयज को निकाल दिया तो वो बहुत तमाशा करेंगे। शौर्य, आपके ऑफिस से जाते ही वो आपके बारे में बहुत भला बुरा बोलते थे। वो कहते थे कि आपसे ज्यादा इस कंपनी को शनाया की जरूरत है और कंपनी उसे ही मिलनी चाहिए। जब मैं उनसे कहती थी कि आपके बारे में ऐसा ना बोले तो वो मुझे उल्टा एटीट्यूड दिखाते थे। मैं आपके बारे में ये सब कैसे सुन लेती, इसलिए मैंने उन्हें निकाल दिया, माया ने कहा।
जब उन एम्प्लॉयज ने माया की बात नहीं मानी तो उसे ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, शनाया ने गुस्से में कहा। माया ने जिन लोगों को काम से निकाला था वो सब शनाया के अंडर काम करते थे। सब शनाया के बारे में अच्छा सोचते थे, पर इन सब से ज्यादा भी शनाया को जिस बात से फर्क पड़ता था वो ये था कि वो सब बिजनेस संभालने में बहुत अच्छे थे। इस बात से शौर्य भी ज्यादा खुश नहीं था। जब आनंद गिल उससे पूछेगा सब कहाँ गए, तो उसके पास भी कोई खास जवाब नहीं होगा। पर फिर भी उसने माया से कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं माया ने उसका भला ही सोचा था। शौर्य, इस हरकत के बारे में मैं दादाजी को बताने वाली हूँ, अपनी एक्सप्लेनेशन तैयार रखना, शनाया ने कहा। शनाया जानती थी कि उसके दादाजी इस मामले को हल्के में नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम फालतू ही छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? माया ने कुछ एम्प्लॉयज को तो निकाला है, वैसे भी आगे चलकर ये कंपनी मेरी होने वाली है। अगर माया ने मेरे हित में कोई फैसला ले लिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे बारे में गलत बोलने वाले एम्प्लॉयज इस कंपनी के लिए तो सांप ही हुए ना, शौर्य ने कहा। सांप? तुम हमारे पुराने एम्प्लॉयज को सांप कह रहे हो, वो भी एक लड़की के लिए? शनाया ने माया की तरफ इशारा करते हुए कहा। कंपनी के लिए सबसे बड़े सांप तो तुम हो। शनाया गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। कनाया, तो मेरे खिलाफ जाने का फैसला कर ही लिया क्या तुमने? शौर्य ने पूछा। क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे खिलाफ भी गई तो? शनाया ने पूछा। इस बात से शौर्य का ईगो हर्ट हो गया। शनाया, मुझसे तमीज से बात करो। हाँ, आगे चलकर मैं ही कंपनी का फ्यूचर मालिक हूँ। आगे चलकर ये कंपनी मुझे ही मिलेगी। भले ही तुम अभी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स के इंचार्ज हो, पर काम तुम मेरे लिए ही कर रही हो। इसलिए अगर तुम इस कंपनी में ऐसे ही काम करते रहना चाहती हो तो ढंग से रहो और अपने लिमिट पर रहो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शनाया शौर्य से डरने वालों में से नहीं थी। शौर्य को कैसे हैंडल करना है वो अच्छे से जानते थे। नहीं, कजिन ब्रदर होने के नाते एडवाइस दे रहा हूँ। आई होप तुम्हें दोनों में फर्क पता है, शौर्य ने रूखी आवाज में कहा। ठीक है, एडवांस के लिए थैंक यू कजिन ब्रदर, शनाया ने लंबी आह भरते हुए कहा। उसे इस बारे में शौर्य से आर्ग्यू नहीं करना था। उसने फैसला किया कि वो ये बात अपने दादाजी को बताएगी और फिर उनका जो भी फैसला होगा उसे मंजूर होगा। इतना कहकर शनाया वहां से चली गई। शनाया के जाते ही माया शौर्य से चिपक गई। शौर्य, अब क्या होगा? माया ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। अब क्या होगा? उसकी चिंता हो रही है? जब उन्हें काम से निकाला तब नहीं हो रही थी? शौर्य ने माया को कसकर पकड़ते हुए बोला। डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा, दादाजी मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, शौर्य ने माया के चेहरे को सहलाते हुए कहा। शनाया ऑफिस से निकलकर और परेशान हो गई थी। पहले आहान की सच्चाई, अब शौर्य का एटीट्यूड, तो वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उधर बिंदु यामिनी गिल के पास बैठी थी। उसने यामिनी को सुबह वाला पूरा किस्सा बताया कि कैसे उसने शनाया को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन सोसाइटी से आते हुए देखा। यह सब सुनकर यामिनी बहुत उत्सुक हो गई। क्या सच में तुमने शनाया को वहां से आते हुए देखा? हाँ, मैंने सच में उसे वहां से आते हुए देखा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, बिंदु ने कहा। और वहां के कुछ बंगले तो बहुत महंगे हैं, पता नहीं शनाया वहां से क्यों आ रही थी। बिंदु ने उसके आगे कुछ नहीं बोला, पर वो क्या बोलना चाहती थी उसका मतलब यामिनी अच्छे से समझ गई थी। शनाया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वहां घर खरीद सके, और आहान तो वैसे भी फटीचर था। तुम क्या कहना चाहती हो कि शनाया वहां किसी को जानती है? यामिनी ने पूछा। ये जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं यामिनी। बिंदु ने यामिनी के कानों में शब्द भरने की कोशिश की। मतलब कहीं आहान ने तो? यामिनी ने कुछ कहना चाहा। यामिनी, तुम तो कहती हो आहान अभी नहीं है, फिर वो वहां घर कैसे खरीद सकता है? ये तो कुछ और ही बात लग रही है। शनाया ने वहां के किसी बंगले में एक रात गुजारी है, बिंदु ने कहा। यामिनी इतनी बेवकूफ नहीं थी कि वो बिंदु का इशारा समझ न पाए। वो जान गई थी कि बिंदु आखिर क्या कहना चाहती है। यामिनी ने सोचा कि कल तक तो शनाया आहान के लिए उससे लड़ रही थी, तो फिर आज वो किसी और के साथ कैसे हो सकती थी? बात भले छो भी थी, पर ये सच था कि वो वहां पर घर नहीं ले सकते थे। इसलिए
बिंदु की बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है। ये सब सोचकर यामिनी परेशान हो रही थी और खुश भी हो रही थी। उन्हें चिंता सिर्फ इस बात की थी कि अगर किसी को पता चल जाए कि शनाया की शादी से बाहर किसी से अफेयर चल रहा है तो वो उनके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। वो खुश इसलिए थी क्योंकि अगर सच में कोई था जो उस बंगले में रहता था तो फिर आगे जाकर उसे बहुत फायदा होगा। शनाया को बहुत पैसे मिलेंगे जैसे यामिनी भी मांग सकती थी, और वैसे भी बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग पैसे से सारी खबरें दबा देते हैं। इसलिए यामिनी ने चिंता करना छोड़ दिया। यामिनी, तुम शनाया को कॉल करके क्यों नहीं पूछती? बिंदु ने कहा। यामिनी को बिंदु की बात सही लगी। उसके बाद उसने शनाया को कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये बात उसे अजीब लगी क्योंकि शनाया अपना फोन कभी बंद नहीं करती थी। अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो चलो वहीं चलकर पता करते हैं, यामिनी ने बिंदु से कहा। दोनों पता करना चाहते थे कि आखिर सच क्या है। फिर दोनों घर के बाहर आई और टैक्सी लेकर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के सेल्स ऑफिस पहुंची। सेल्स ऑफिस में दो लेडीज आपस में बात कर रही थी। एक लेडी वहां घर लेने आई थी और दूसरी सेल्स अफसर थी। सेल्स ऑफिसर उस लेडी को वहां से घर दिखा रही थी। यामिनी ने उस सेल्स ऑफिसर से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उस सेल्स लेडी का रिएक्शन कुछ खास नहीं था। यामिनी बहुत नॉर्मल कपड़ों में थी और सेल्स अफसर का रोज हाई फाई लोगों से मिलना होता था, इसलिए वो समझ गई थी कि यहाँ ये कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएगी और उसका टाइम वेस्ट करेगी। एक्सक्यूज मी, यामिनी ने फिर से कहा। आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं क्लाइंट के साथ बिजी हूँ? उस ऑफिसर ने कहा। ये सुनकर यामिनी को गुस्सा आ गया। उसने उससे कहा, आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हैं? अच्छा, तो मैं आपसे कैसे बात करूं? सेल्स अफसर ने कहा। बिल्कुल, आपको पता भी है मैं कौन हूं? यामिनी ने एटीट्यूड के साथ कहा। कौन है तुम? जो लेडी घर देखने आई थी इस बार उसने सवाल किया। वो यामिनी के सवालों से इरिटेट हो रही थी। उसे ऐसे एरोगेंट औरतें बिल्कुल नहीं पसंद थी। मेरा नाम यामिनी गिल है, यामिनी ने कहा। दोनों लेडीज एक दूसरे की तरफ देखने लगी। यामिनी उनका कंफ्यूज एक्सप्रेशन देखकर थोड़ी शर्मिंदा हो गई। आपने भले ही मेरा नाम नहीं सुना है, पर आपने शनाया का तो नाम सुना है। शनाया पूरे शिमला में सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। अब वो तो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी संभाल रही थी और वहाँ के एक बंगले में उसने रात भी बिताई थी। इस वजह से यामिनी को लगा कि शनाया का नाम यूज करना सही होगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? उस लेडी ने कहा। यामिनी ऐसे ही किसी को शनाया के नाम से नहीं डरा सकती थी। फिर वो लेडी उस ऑफिसर की तरफ मुड़ी और उससे कहा, सिमरन, क्या तुम्हारे यहाँ के गार्ड्स किसी को भी ऐसे ही अंदर आने देते हैं? सॉरी अंकिता मैम, मैं अब ज्यादा ध्यान रखूंगी, सिमरन ने माफी मांगते हुए कहा। यामिनी को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम पागल किसे कह रही हो? यामिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो ये भी जानती थी कि अंकिता का बैकग्राउंड अच्छा होगा, तभी तो वो यहाँ घर देख रही थी। यामिनी कुछ कह पाती इससे पहले ही सिमरन ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। ये सिमरन का हाथ यामिनी के गाल पर छप गया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब यहाँ काम करने के बारे में सोचना भी मत। यामिनी गुस्से से लाल हो गई। अच्छा, क्या करोगी तुम? अपने बेटी से बोलकर मुझे जॉब से निकलवा दोगी? सिमरन ने ताना मारते हुए कहा। सिमरन को साफ नजर आ रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने ये कदम उठाया था। ये तो बहुत कम सजा है। मेरी बेटी तुम्हारे साथ क्या करेगी ये तुम सोच भी नहीं सकती। यामिनी को अपनी बेटी से ज्यादा उस पर भरोसा था जिसके साथ शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के विला में रह रही थी। यामिनी श्योर थी कि वो कोई भी बड़ा आदमी है और एक थप्पड़ का बदला जरूर लेगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। सिमरन का घमंड भी कुछ कम नहीं था। उसे अंकिता के बैकग्राउंड पर भरोसा था। उसे मालूम था कि अगर उसने अंकिता का साथ दिया तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो उसे बचा लेगी। यामिनी जैसे ही वहां से जाने लगी उसका फोन बजने लगा। फोन पर शनाया का नाम फ्लैश हो रहा था। ऑफिस में फोन टूट जाने के बाद शनाया ने सबसे पहला नया फोन खरीदा और फिर उसमें सिम डालकर उसे स्टार्ट किया। शनाया बेटा, कहाँ हो तुम? फोन उठाते ही यामिनी ने पहली बात कही। मैं बाहर हूँ माँ। क्या हुआ? शनाया ने हड़बड़ाते हुए बोला।
तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की विला में क्यों नहीं हो? यामिनी ने सवाल किया। यामिनी ने ये बात जानबूझकर तेज बोली ताकि सबको सुनाई दे। मॉम, आपको कैसे पता चला कि मैं वहां थी? शनाया अपनी माँ को ये बात नहीं बताना चाहती थी कि अगर आहान ने वहां बंगला लिया है। वो अपनी माँ को अच्छे से जानती थी। अगर उसे ये बात पता चल जाती तो वो किसी तरह से बंगला आहान से लेना चाहती। तुम्हारी बिंदु आंटी ने बताया, यामिनी ने कहा। शनाया ने मन ही मन में बिंदु को कोसा। ये बिंदु आंटी से चुप क्यों नहीं रहा जाता? हर बात इधर उधर करने की आदत है उन्हें। मॉम, आप वहाँ क्या कर रही हैं? शनाया ने पूछा। बेटा, मुझे सच बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? यामिनी ने सवाल किया। बॉयफ्रेंड? शनाया ये सुनकर हैरान थी। उसने अपनी माँ से पूछा, मॉम, बॉयफ्रेंड? आप भूल गई हैं क्या कि मैं आहान की पत्नी हूँ? शनाया, इस पे कुछ गलत नहीं है। दुनिया से छुपाओ पर अपनी मॉम को तो बताओ। बिंदु ने मुझे सब कुछ सच बता दिया कि कौन तुम्हारे साथ दे रहा है। यामिनी ने बहुत कैजुअली कहा। व्हाट? मॉम? शनाया को गुस्सा आ गया। वो सोचने लगी कि भला बिंदु उसकी इमेज खराब क्यों करेगी। तुम वो सब छोड़ो, जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ आ जाओ। यहाँ के लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया है, तुम जल्दी आओ। यामिनी ने कहा। मॉम, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, शनाया ने कहा। शनाया का पति और बॉयफ्रेंड दोनों आहान ही था। बेटा, मुझे बिंदु ने बताया कि तुम रात को यहाँ रुकी थी। अब हमारी हैसियत के हिसाब से तुम यहाँ घर है नहीं और वो आहान यहाँ पर घर ले नहीं सकता। फिर इसका मतलब क्या हुआ? तुम बस जल्दी आओ और यहाँ का इन्हें सबक सिखा, यामिनी ने कहा। शनाया जानती थी कि जरूर उसकी मॉम ने वहाँ आकर कुछ तमाशा किया होगा। ओके, मैं आ रही हूँ। शनाया यामिनी को नहीं बताना चाहती थी कि वो आहान के बंगले में रुकी थी और ना ही अफेयर वाली बात मानना चाहती थी, इसलिए उसने उसे इग्नोर किया। शनाया जानती थी कि वहाँ के लोग खतरनाक थे। ऐसे में वो आहान की मदद लेना चाहती थी, पर उसी ने आहान को उसे अकेले छोड़ने के लिए कहा था। शनाया कंफ्यूज थी। अब शनाया क्या करेगी? क्या वो आहान को कॉल करके उससे मदद मांगेगी? जल्दी आओ और अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आना, यामिनी ने कहा। शनाया चाहती तो आहान से मदद ले सकती थी, पर अभी दोनों एक दूसरे से अलग थे, इसलिए उसने उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा। और वैसे भी यामिनी का बर्ताव आहान की तरफ अच्छा नहीं था, इसलिए भी वो उससे मदद लेना नहीं चाहती थी। मेरी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड बस आते ही होंगे, फिर बताती हूँ तुम्हें, यामिनी ने कहा। आजकल स्प्रिंग कॉर्पोरेशन को क्या हो गया है? यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं। कोई भी आता है और अपने आप को बहुत बड़ा बताने लगता है, अंकिता ने कहा। तुम्हें अभी विश्वास नहीं करना है तो मत करो। जब मेरी बेटी आ जाएगी तुम्हें अपने आप विश्वास हो जाएगा कि आखिर मैं कौन हूँ, यामिनी ने कहा। अंकिता के इतने वक्त में कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी। किसी ने भी उससे इस तरह बात नहीं की थी। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया था। उसने चिल्लाकर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया। बॉडीगार्ड तुरंत वहां गया और उसने बोला, यस अंकिता मैडम, ये बहुत बकवास कर रही है, इसका मुंह बंद करवाओ। अंकिता ने अपने बॉडीगार्ड को यामिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यस मैडम। उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो धीरे धीरे यामिनी की तरफ बढ़ रहा था और ये सब देखकर यामिनी की धड़कनें बढ़ने लगती थी। उसने कांपते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे, मेरी बेटी। इससे पहले यामिनी अपनी बात खत्म कर पाती, उस बॉडीगार्ड ने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा। सिमरन के हाथ का थप्पड़ उस बॉडीगार्ड के थप्पड़ के आगे कुछ नहीं था। सिमरन के हाथ का थप्पड़ खाने के बाद वो खड़ी तो थी, पर बॉडीगार्ड के हाथ का थप्पड़ खाने के बाद वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यामिनी कुछ कदम दूर जाकर गिरी। यामिनी चिल्लाने लगी, तुम पागल हो, मैंने तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं देखे। बॉडीगार्ड फिर भी उनकी तरफ बढ़ा और उनके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारा। इस बार उनके होठ के किनारे से खून आने लगा। बिंदु ये सब खड़े खड़े देख रही थी। अब यामिनी जोर जोर से रोने लगी। उनसे ये सब सहन नहीं हुआ और उन्होंने अंकिता से माफी मांगने का फैसला किया। छोड़ दो मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। यामिनी अंकिता के सामने गिड़गिड़ाने लगी। यामिनी को लगता था कि वो किसी को भी परेशान कर सकती थी। उसने हमेशा आहान को परेशान किया था और उसने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया था।
इसलिए यामिनी को लगता था कि उससे सब डरेंगे, पर अंकिता ऐसी नहीं थी। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और सामने वाले को अच्छा सबक सिखाना जानती थी। अब तुम्हें एहसास हो गया कि तुम गलत थी? अंकिता ने ताना मारते हुए कहा। मैं मान गई अपनी गलती, मैं गलत थी। यामिनी की सारी अकड़ खत्म हो गई। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि 5 मिनट पहले तक उसका एटीट्यूड कैसा था। उसमें कहने की हिम्मत तो नहीं थी, पर अभी भी वो मन में सोच रही थी कि काश वहां शनाया और उसका बॉयफ्रेंड आ जाए। समझदार हो, जल्दी समझ गए तुम। सिमरन सिक्योरिटी से कहो और इसे बाहर निकालो, अंकिता ने कहा। हाँ यस मैम, सिमरन ने कहा। सिमरन अंकिता से और भी ज्यादा इज्जत से बात करने लगी। उसने देख लिया था कि वो कितनी पावरफुल है। अगर यामिनी ने अपनी गलती नहीं मानी होती तो वो आज अपने बॉडीगार्ड से कहकर उसकी जान ले लेती और उनके माथे पर शिकन भी नहीं आती। यामिनी को वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत बुरे तरीके से बाहर निकाला। उन्हें इतना बुरा कभी नहीं लगा था। बिंदु भी यामिनी के पीछे पीछे बाहर आ गई। यामिनी बाहर जाकर रोड के किनारे बैठ गई और रोने लगी। तभी बिंदु ने पूछा, यामिनी तुम ठीक हो? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल गया फाड़ में। यामिनी को अपना गुस्सा निकालना था। उसने आज तक किसी से भी ऐसी मार नहीं खाई थी। आज उसकी यह हालत हो गई थी कि उसको किसी के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसके पास बॉडीगार्ड था। इसका मतलब ये था कि वो बहुत बड़े खानदान की थी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो बच जाएगी। शनाया का बॉयफ्रेंड यहाँ रहता है तो वो अमीर होगा। मैं उसे बोलूंगी मेरे लिए बॉडीगार्ड अपॉइंट करे, फिर अंकिता मुझे भी जहाँ मिलेगी उसकी चटनी बना दूंगी। यामिनी को अभी भी शनाया के बॉयफ्रेंड पर भरोसा था। बिंदु कहीं न कहीं सोच रही थी कि उस पर भरोसा करना सही नहीं होगा। तभी वहां एक लग्जरी ऑडी कार आ गई। उसे देखते ही यामिनी का चेहरा खुशी से खिल गया, क्योंकि गाड़ी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के आगे रुकी थी। यामिनी को लगा कि वो शनाया और उसके बॉयफ्रेंड की थी। यामिनी जैसे ही गाड़ी के पास देखने गई कि गाड़ी में कौन है, उसके चेहरे की खुशी फीके पड़ गई। गाड़ी में आहान था। वैसे तो आहान यामिनी के मामले में नहीं पड़ना चाहता था, पर उसे दूर से नजर आ गया था कि यामिनी की हालत सही नहीं है। यामिनी चाहे जैसी भी थी, पर थी तो शनाया की माँ, इसलिए आहान उनकी मदद करने आ गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये गाड़ी तुम्हारे पास कैसे? यामिनी ने चिढ़ते हुए कहा। उसे कार की प्राइस पता थी और जितनी लग्जरी ये कार थी, ये आहान की तो नहीं हो सकती। किराए पर ली है, आहान ने कहा। किराए पर ली? एक मामूली बैंक एम्प्लॉय को इतनी आलीशान कार किराए पर लेने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कार रेंट करने से तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाएगा? यामिनी ने ताना मारते हुए कहा। मैं कौन सी कार ड्राइव कर रहा हूँ, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? यामिनी ची, आहान ने रूखी आवाज में कहा। यामिनी ची, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मुझे नाम से बुलाओगे? भूलो मत कि मैं अभी भी तुम्हारी सास हूँ। मेरे बेटे के पति हो तुम। यामिनी ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। इतने सालों में कभी भी आहान ने ऐसा नहीं बोला था। भले कुछ भी हुआ हो, वो यामिनी को हमेशा मॉम ही बोलता था। सास, आपको लगता है आप डिजर्व करती हैं कि मैं आपको सास बुलाऊं या मॉम बुलाऊं? आहान ने कहा। ये बात सुनकर यामिनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। मैं डिजर्व नहीं करती? 3 साल पहले अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता और अपने घर में रहने की परमिशन नहीं दी होती, तो तुम आज मुझसे इस तरह बात नहीं कर रहे होते। तुम्हारी वजह से मेरे गिल फैमिली हमेशा मुसीबत में पड़ती रहती है। हाँ, कह रहे हो कि मैं मॉम बुलाने के लायक भी नहीं हूँ? यामिनी ने अपनी बात कही, पर इससे आहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल सच ये था कि पूरे गिल परिवार में सिर्फ यामिनी ही थी जो आहान की मदद नहीं करना चाहती थी। शनाया के बहुत जोर देने पर आहान को बचाने के लिए वो मानी थी। आहान ने कभी भी गिल परिवार से पैसे नहीं लिए थे। किसी न किसी तरह से हमेशा उनकी मदद की थी, पर ये सब यामिनी नहीं जानती थी और आहान उसे समझाना नहीं चाहता था। आहान के एक्सप्रेशंस देखकर यामिनी ने फिर से कहा, अगर तुम मुझे अपनी सास नहीं मानते तो मेरी बेटी के साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार वो आ जाए, फिर तुम फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देना। डिवोर्स? अब फिर से उसी की बात कर रही हैं? आहान ने कहा। क्या हुआ, तुम अभी भी उसे नहीं छोड़ना चाहते? ठीक है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। शनाया का एक बॉयफ्रेंड है जो यहाँ स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में रहता है और वो बहुत बड़ा आदमी है।
यामिनी ने इतराते हुए कहा। बॉयफ्रेंड शब्द सुनकर आहान पहले तो चौंक गया, फिर उसे एहसास हुआ कि यामिनी सच नहीं जानती। वो जिससे शनाया के अमीर बॉयफ्रेंड की बात कर रही थी, जो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में रहता था, वो असल में खुद आहान ही था। बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर भी जब आहान के एक्सप्रेशन नहीं बदले, तब यामिनी को बहुत अजीब लगा। उसने कहा, देखो आहान, अपनी भलाई चाहते हो तो शनाया को तलाक दे दो। शनाया का बॉयफ्रेंड कोई मामूली आदमी नहीं है, उससे पंगा न लेना ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। अच्छा, ऐसी बात है? आहान ने फाइनली कहा। हाँ, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो रुको, वो दोनों बस आते ही होंगे। यामिनी ने कहा। क्या शनाया यहाँ आने वाली है? आहान ने कहा। आहान को किसी चीज से मतलब नहीं था, बस शनाया से मतलब था। 3 साल से पहली बार उनका इतना बड़ा झगड़ा हुआ था और वो एक रात एक दूसरे से दूर रहे थे। झगड़े के बाद आहान शनाया से अब मिलने वाला था। बिल्कुल, शनाया आने वाली है। देखो आहान, मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा कुछ मत करना जिससे शनाया दुखी हो। वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आएगी। यामिनी ने जवाब दिया। तभी वहाँ टैक्सी आकर रुकी और शनाया बाहर निकली। मॉम, उतरते ही शनाया ने कहा। आहान को वहाँ देखकर वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होने लगी। शनाया, यामिनी ने इधर उधर देखते हुए कहा। शनाया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? शनाया के चेहरे का रंग बदल गया। मॉम, मैंने आपसे कहा ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, बिंदु ने तुम्हें वहां से आते हुए देखा। यामिनी ने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बंगले की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर शनाया ने बिंदु की तरफ गुस्से में देखा। बिंदु समझ गई थी कि शनाया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए वो बस शर्मिंदगी से गर्दन नीचे करके हंसने लगी। मॉम, मैं रात को बाहर रुकी जरूर थी, पर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शनाया यामिनी को नहीं बता सकती थी कि वो आहान के बंगले में रुकी थी। बिंदु आंटी, और आपको कोई गलतफहमी हुई है। शनाया, क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? यामिनी को इस बात पर विश्वास करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वो परेशान होकर वही जमीन पर बैठ गई। उसने शनाया के बॉयफ्रेंड के नाम पर बहुत जोर दिखाया था और अब शनाया कह रही थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यामिनी को सोच सोच कर ये बहुत बुरा लग रहा था। आज स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी जिसका वो बदला नहीं ले पाएगी। मम्मी, चोट के निशान कैसे हैं? शनाया ने चिंता जताते हुए कहा। यामिनी की ऐसी हालत देखकर शनाया को बहुत बुरा लग रहा था। भले वो कैसी भी थी, पर थी उसकी माँ। अब तुम्हें चिंता हो रही है, तब कहाँ थी तुम्हारी चिंता जब तुमने इससे शादी की थी? तब मेरी कोई परवाह नहीं थी तुम्हें। यामिनी ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने तुम्हें मना किया था कि इससे शादी मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, मैं किसी के सामने सिर उठाने के लायक नहीं रही। मैंने तुम्हें कहा था कि इसे तलाक दे दो और रोहन से शादी कर लो, पर तुमने वो भी नहीं माना। अगर तुमने रोहन से शादी कर ली होती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। शनाया और आहान कुछ नहीं बोले, दोनों बस यामिनी की बात चुपचाप सुन रहे थे। शनाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अपनी गलती का ठीकरा वो यामिनी, शनाया और आहान पर ठोक रही थी। बिंदु आंटी, इन्हें किसने मारा? आहान ने पूछा। आहान समझ गया था कि अगर उसने आज यामिनी की मदद नहीं की तो वैसे ही कुर्ती रहेंगी। तुम क्या कर लोगी जानकर? कोई जरूरत नहीं है जाने की, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। यामिनी इतना बोलकर रोने लगी। यामिनी को ऐसे देखकर शनाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई और उन्हें शांत करवाने लगी। बिंदु आंटी, आप मुझे बताइए, आहान ने फिर से कहा। इस बार उसने ये बात कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। यामिनी और बिंदु दोनों उसे देखते रह गई। इस बार आहान में कुछ अलग था। अंकिता नाम की लेडी ने, बिंदु ने आहान को ये बात बताई और फिर से आगे बॉडीगार्ड ने यामिनी के साथ क्या किया वो भी बताया। अंकिता। आहान सोचने लगा कि अभी अंकिता कौन है। इससे पहले कोई भी कुछ कह पाता। शनाया ने कहा, आहान, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। शनाया की आवाज बहुत रुखी थी, जिससे आहान समझ गया था कि वो अब भी उससे नाराज थी। पर शनाया, आहान प्लीज, मैं इसे अपने हिसाब से हैंडल करना चाहती हूँ, शनाया ने कहा। शनाया के ऐसे बर्ताव का आखिर क्या कारण था? क्या शनाया कभी आहान को माफ कर पाएगी, या अब आहान यामिनी के लिए अंकिता से बदला ले पाएगा या नहीं? शनाया, ये तुम क्या कह रही हो? करने दो आहान को ये हैंडल, ये मेरा दामाद है, इतना तो इसे मेरे लिए करना चाहिए, यामिनी ने कहा।
यामिनी चाहती थी कि आहान उसके लिए अंकिता से फाइट करे और फिर वो उसे भी अपने बॉडीगार्ड से पिटवाए। वो हम, शनाया ने गुस्से में कहा। शनाया आहान की मदद नहीं लेना चाहती थी, पर यामिनी हर बात में उसके खिलाफ जाती थी। शनाया, इसमें गलत क्या है? अगर ये मेरा दामाद है तो इसे करने दो, यामिनी ने कहा। उसका मकसद सिर्फ आहान से बदला लेकर उसकी बेइज्जती करवाना था। तभी अंकिता घर देखकर बाहर निकले। उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड और सिमरन। ये गवार अभी तक यहाँ से गए नहीं, अंकिता ने कहा। उसने सोचा था कि इतना सब होने के बाद भी वो वहां से तुरंत भाग जाएगी। हो सकता है इसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई हो, सिमरन ने ताना मारते हुए कहा। चलो फिर चल कर देखते हैं, अंकिता ने कहा। अंकिता देखना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन था जिसके वजह से यामिनी ने उसे परेशान किया था। आहान, अगर तुम सच में मर्द हो तो जाओ, उस औरत को तो थप्पड़ लगा कर आओ। इस वक्त यामिनी अपना गुस्सा निकाल रही थी। उसे नहीं पता था कि अंकिता, उसका बॉडीगार्ड और सिमरन पीछे ही है। ये सब सुनकर अंकिता अपने दांत पीसने लगी। उसे लगा था कि यामिनी डर गई थी, पर सच तो ये था, वह उसके पीठ पीछे उसके चुगली कर रही थी। You crazy woman! अंकिता चिल्लाई। उसे वहां देखकर यामिनी हड़बड़ा गई। वो अंकिता को सब समझाना चाहती थी। अंकिता जी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। इसे अब तक समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ। इसे अच्छे से समझाओ। अंकिता किसी की सुनने वाली नहीं थी। उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। अंकिता की बॉडीगार्ड के बारे में सोचकर ही यामिनी कांपने लगी। उसने उसका हमला पहले सहन किया हुआ था। आपने मेरी मॉम को हाथ भी कैसे लगाया? इस बार शनाया ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम्हारी मॉम की हरकतें ही ऐसी थी, अंकिता ने कहा। वो ये डिजर्व करती थी। यू? शनाया गुस्से से उबलने लगी। वो अंकिता की तरफ आगे बढ़ी। स्टे अवे, अंकिता के बॉडीगार्ड ने कहा और उसके सामने आ गया। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि वो कोई बहुत बड़ा हॉट शॉट है, अंकिता ने कहा। शनाया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस बार आहान आगे आया और उसने कहा, पर उसका पति है। अंकिता ने आहान से पूछा, क्या तुम उसके पति हो? आहान ने कुछ नहीं कहा, बस अंकिता के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। जो बात करनी है मुझसे करो। तुमसे बात करूं? तुम हैंडल कर लोगे? अंकिता ने कहा। मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं वो बात में देखेंगे, आहान ने शांति से कहा। उसका बर्ताव बिल्कुल काम था। अंकिता को बहुत अजीब लग रहा था, पर अब इतने लोगों के सामने वो पीछे नहीं हट सकती थी। अंकिता ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए कहा, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इतना सुनते ही वो बॉडीगार्ड आहान की तरफ बढ़ा। अंकिता का बॉडीगार्ड बहुत ही पत्थर दिल था। उसमें ताकत भी बहुत ज्यादा थी। कोई भी साधारण आदमी उसका पंच सहन नहीं कर सकता था। अंकिता सोच रही थी कि अगर आहान इसका पंच सहन कर पाता तो वो जिंदगी भर उसे दूसरों को डराने के लिए बोल सकता था। यामिनी और बिंदु दोनों डर के मारे शनाया के पीछे छुपे हुए थे। उन्होंने उस बॉडीगार्ड की बेरहमी देखी थी, पर शनाया शांत थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे आहान की चिंता नहीं थी, बल्कि उस बॉडीगार्ड की चिंता थी। शनाया आहान के पावर्स जानती थी, इसलिए उसने सोचा कि कहीं उस बॉडीगार्ड की जान ना चली जाए। बाकी लोग इस बॉडीगार्ड को सुपर स्ट्रॉन्ग मान सकते थे, पर आहान के सामने वो साधारण ही था। जैसे कि शनाया ने सोचा था, इससे पहले वो बॉडीगार्ड आहान को हाथ लगा पाता, वो आहान के पंच की वजह से काफी दूर जा गिरा। सन्नाटा, पूरे माहौल में गहरा सन्नाटा था। किसी को विश्वास नहीं हुआ था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा था। अंकिता की आंखें खुली की खुली रह गई। सिमरन के हाथ इसके मुंह पर थे और यामिनी बार बार अपनी आंखें मलते हुए आहान को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गलत देख लिया है। भले ही आहान उसके लिए लड़ रहा था, फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। शनाया वहीं पास में खड़ी हुई देख रही थी और तरस में अपनी गर्दन हिला रही थी। अब क्या लगता है आपको, मैं हैंडल कर पाऊंगी या नहीं? आहान ने अंकिता से पूछा। अंकिता समझ गई थी कि उसने आहान को हल्के में ले लिया था। उसने एक पंच में उसके बॉडीगार्ड को चित कर दिया था, पर अंकिता कुछ कम नहीं थी। उसने कहा, क्या हुआ अगर तुम हैंडल कर भी सकते हो तो?
आजकल की दुनिया में ताकत नहीं पावर चलता है। तुमसे डील करने के लिए बस एक फोन कॉल ही काफी है। अंकिता ये सब बातें इसलिए बोल रही थी क्योंकि शिमला पुलिस में हाई पोस्ट पर जो लोग थे वो उन्हें जानती थी और कंट्रोल करती थी। एक फोन कॉल से हो जाएगा? आहान ने हंसते हुए पूछा। पूरे शिमला में ऐसा कोई नहीं था जो एक बार में आहान के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार हो जाए। भरोसा नहीं हो रहा है? अंकिता ने रूखी आवाज में पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आहान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा। ठीक है, अच्छा है, मैं अभी अपने पति को बुलाती हूँ। इतना कहकर उसने अपने पति को कॉल किया। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गया। अंकिता के पति का नाम पुनीत कुमार था। उसका पेट मोटा और सिर गंजा था। जब वो वहां पहुंचा तब अंकिता ने उसे सारी बात बताई। फिर वो आगे आया और उसने आहान से कहा, तेरा नाम पुनीत कुमार है, मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम माफी मांग लो। पुनीत को ज्यादा ड्रामा करना पसंद नहीं था। ये सुनकर अंकिता गुस्सा हो गई। पुनीत ऐसे किसी को कैसे जाने दे सकता है? मैं तुमसे माफी मांगू, तुम मुझे जाने दोगे? तुम में ऐसा क्या है? आहान ने हंसते हुए कहा। आहान की बात सुनकर पुनीत के चेहरे का रंग उड़ गया। इतने में पुनीत को आहान की गाड़ी दिखी। आहान का ऐसा एटीट्यूड देखकर पुनीत समझ गया था कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि इसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है। पुनीत को समझ आ रहा था पर अंकिता नहीं समझ पा रही थी। अपने पति के बारे में ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, पुनीत, आप क्या सोच रहे हैं? ये बस एक फटीचर है। आप ऑफिशियल्स को कॉल कीजिए। और इससे पहले अंकिता कुछ बोल पाती, पुनीत ने उसे चुप कर दिया। शराब, देखिए, मेरी बीवी नादान है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, पुनीत ने आहान से कहा। आहान तुरंत समझ गया था कि पुनीत कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वो जानता है किससे कैसे बात करनी है। आहान मुस्कुराने लगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो, वो भी मेरी तरफ से? इससे पहले आहान कुछ बोल पाता, अंकिता जोर जोर से चिल्लाने लगी और गाली देने लगी। चुप रहो तुम, पुनीत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर अंकिता 2 कदम पीछे हो गई और कांपने लगी। अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारा कुमार फैमिली से नाम निकाल दूंगा, और तुम जानती हो मैं ये कर सकता हूँ। पुनीत की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। देखो, पुनीत ने कुछ बोलना चाहा तो आहान ने उसे बीच में रोक दिया। मुझे मत दिखाओ कुछ, अपनी बीवी को संभालो। आहान को किसी तरह की नॉनसेंस नहीं सुननी थी। आहान को तो उनसे बहस नहीं करनी थी, पर यामिनी गिल अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी। आखिर उन्होंने अंकिता के बॉडीगार्ड से और सिमरन से थप्पड़ खाए थे। वो इतनी आसानी से अंकिता को जाने नहीं देना चाहती थी। आहान जानता था यामिनी कुछ तो करेगी, जिसकी वजह से अंत में तकलीफ शनाया को ही होगी। इसने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया और ये एक माफी से बच गई? यामिनी ने अपने हाथ कमर पर रखते हुए पूरे साहस के साथ कहा। राव क्या चाहती हैं? पुनीत ने पूछा। ये तो वहाँ आहान था, इसलिए पुनीत प्यार से बात कर रहा था, वरना यामिनी के इस एटीट्यूड के लिए वो उसे अच्छा सबक सिखाता। कॉम्पेंसेशन, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मेरी मेडिकल फीस की और जो मेरी मेंटल हेल्थ के साथ तुमने किया उसकी भरपाई करनी तो होगी ही तुम्हें, यामिनी ने कहा। यामिनी में अंकिता को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने पैसे मांगना ठीक समझा। ये सुनकर अंकिता और पुनीत चेहरे से रिलैक्स हो गए। यामिनी जितने पैसे मांगती वो उतने पैसे उसे दे सकते थे। आपको कितने पैसे चाहिए? पुनीत ने पूछा। 50, नहीं, 1 लाख रुपए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। यामिनी 50,000 बोलने वाली थी, पर उसे लगा कि ये बहुत कम पैसे है, इसलिए उन्होंने 1 लाख की मांग की। उसने सोचा कि अगर वो पैसे कम करने के लिए भी बोलेंगे तो ज्यादा कम नहीं होंगे, पर पुनीत ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक बार में पैसे देने के लिए मान गया। ठीक है, आपको पैसे कैश में चाहिए या चेक? आहान की शक्ल पर सुकून था। उसने मांग कर भी 1 लाख मांगे। ऐसे सिचुएशन में अगर वो 10 लाख भी मांग लेती तो पुनीत उसे दे देता। यामिनी हैरान थी, पुनीत इतनी आसानी से कैसे मान गया। अब उसे लग रहा था कि शायद उसे ज्यादा पैसे मांगने चाहिए थे। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, कैश, ठीक है,
मैं अभी कॉल करके पैसे मंगवाता हूँ, पुनीत ने कहा। शनाया ये सब देख रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो सोच रही थी, मॉम 1 लाख के लिए ऐसा कर रही है। अगर उन्हें पता चल गया कि आहान का करोड़ों का बंगला है तब क्या होगा? तब तो शायद पागल ही हो जाएंगी। कुछ देर बाद वहां पर पुनीत का आदमी पैसे लेकर पहुंचा। उसने पैसे यामिनी को दिए। यामिनी ने कैश काउंट किया और जब सही था तो वो खुश हो गई। पुनीत ने आहान को रिस्पेक्टफुली बाय कहा और अंकिता को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद यामिनी ने आहान से कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम हमारे किसी काम आ सकते हो कभी। यामिनी को लगा था कि आज उसकी मौत पक्की थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा अंकिता को अपने पति की डांट सुननी पड़ी और यामिनी को 1 लाख रुपए भी मिल गए थे। यामिनी समझ गई थी कि दोनों पति पत्नी के तेवर उसकी वजह से नहीं बल्कि आहान की वजह से बदले थे। तुम्हारे एक गाड़ी किराए पर लेने की वजह से आज मैं बच गई। यामिनी को लग रहा था कि वो आहान की कार की वजह से बच गई थी। सोच रही हो मैं भी एक कार ले लूं, मेरा भी रौब रहेगा फिर सोसाइटी में। यामिनी लगातार अपने ख्याली पुलाव बना रही थी। आहान ये कार कितने की है? यामिनी ने पूछा। 12 करोड़। आहान ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतनी महंगी कार भी भला कोई ऐसे रेंट पर देता है? यामिनी ने कहा, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पर देख लीजिए। आहान ने कहा, आजकल इंटरनेट का दौर है, सबके पास मोबाइल होता है। यामिनी ने तुरंत अपने फोन में इस कार का प्राइस देखा। आहान सच बोल रहा था, ये कार वाकई 12 करोड़ की थी। ये कार रेंट पर कितने में मिलती है? यामिनी ने हैरानी में पूछा। 1 लाख में। आहान ने अंदाजे से कहा। उसे भी नहीं पता था कि कार्स का रेंट कितना होता है। क्या तुमने शनाया के सारे पैसे कार रेंट में खर्च कर दिए थे क्या? यामिनी ने चिढ़ते हुए कहा। मॉम, आहान ने मुझसे पैसे नहीं लिए। शनाया जो अब तक अपनी मॉम की हरकतों से परेशान थी, फाइनली बोली। हालांकि वो उन्हें कुछ समझा सकती थी, पर फिर भी उसने कहा, तुम अभी भी इसकी साइड ले रहे हो? इसने तुम्हारे सारे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के पैसे इस कार के रेंट देने में लगा दिए। अगर तुम्हारे दादाजी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। यामिनी ने कहा, मॉम मैं अब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ। शनाया ने पहले सोचा था कि वो आनंद गिल से बात करेगी, पर फिर उसे लगा कि शायद उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसके दादाजी शौर्य को कोई सजा नहीं देंगे और वो समझाकर छोड़ देंगे। उनके लिए शनाया कभी भी उनके परिवार का हिस्सा नहीं थी। वैसे भी शनाया अब समझ गई थी कि उसे ये प्रोजेक्ट आहान की वजह से मिला था। गिल परिवार में तो इतनी ताकत नहीं थी। पहले अगर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट को नुकसान होता तो उसे खास फर्क नहीं पड़ता था, पर अब वो जानती थी उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर आहान था। इसलिए गिल परिवार की बेटी और आहान की पत्नी के बीच में उसने आहान की पत्नी वाला रिश्ता चुना। वो नहीं चाहती थी कि आहान को कोई नुकसान हो। क्या शनाया आहान को माफ कर देगी? शनाया अब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, ये जानकर आहान कैसे रिएक्ट करेगा? क्या तुम अब उसका हिस्सा नहीं हो? तुम्हारे दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें पता चल गया कि आहान सारे पैसे अपने शौक पूरे करने में उड़ा देता है? यामिनी सवाल पर सवाल करने लगी। नहीं, इसमें आहान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, शनाया ने ना करते हुए कहा। ये सब कब हुआ शनाया? आहान ने धीरे से पूछा। आहान को लग रहा था कि शनाया ने वो प्रोजेक्ट उसकी वजह से छोड़ दिया था। शनाया उससे अपनी असलियत छुपाने के लिए नाराज थी, तो क्या वो उसकी वजह से मिला हुआ प्रोजेक्ट छोड़ सकती थी? आज, शनाया ने सोचते हुए बोला। उसने अभी तक अपने दादाजी को ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि यामिनी ने उसे यहाँ बुला लिया था। पर अब जब यामिनी का मैटर खत्म हो गया था, तो अब वो ऑफिस जाकर अपने दादाजी को अपना फैसला बता सकती थी। अगर ये सब आहान की वजह से नहीं हुआ है, तो फिर किसकी वजह से हुआ है? तुम उस प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों नहीं हो? यामिनी ने पूछा। क्योंकि ये मेरा फैसला है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। ये प्रोजेक्ट मैंने खुद छोड़ा है, अब इस पर मुझसे ज्यादा कोई सवाल नहीं करेगा। शनाया ने इरिटेट होते हुए कहा। अब आप घर जाइए, मैं वापस ऑफिस जा रही हूँ। ये तो बताओ, यामिनी शनाया से पूछना चाहती थी कि वो रात को यहाँ क्यों रुकी थी, पर उसने शनाया का मूड देखकर पूछना सही नहीं समझा। शनाया, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, आहान ने कहा। शनाया पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर मान गई।
दोनों कार में बैठकर गिल कंस्ट्रक्शन की ऑफिस की तरफ चले गए। उनके वहां जाते से ही बिंदु ने कहा, यामिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार किराए की नहीं है। ऐसी कार भला किराए पर कौन देगा? तुम क्या कहना चाहती हो कि ये कार आहान की है? तुम जानती हो ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतनी महंगी कार खरीद सके। यामिनी ने कहा। बिंदु ये सुनकर चुप हो गई, पर उसे बहुत अजीब लग रहा था। एक बार को उसके मन में ये भी ख्याल आया कि शायद शनाया का वो बॉयफ्रेंड भी आहान ही है। उधर कार में आहान और शनाया बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। शनाया लगातार खिड़की के बाहर देख रही थी और आहान गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में शनाया की तरफ देख रहा था। शनाया का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। भले ही उसके मन के अंदर सवालों की सुनामी थी, पर उसका चेहरा पानी की तरह शांत था। आहान ने एक दो बार शनाया से बात करने की कोशिश की, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई। बहुत हिम्मत करने के बाद फाइनली आहान ने शनाया से पूछा, शनाया, तुम कैसी हो? तुम जानते हो मैं कैसी हूँ? शनाया ने बिना आहान की तरफ देखे जवाब दिया। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? आहान का मन भारी हो गया था। आहान, मुझे थोड़ा वक्त दो। कल जो भी हुआ वो सब समझने के लिए मुझे वक्त चाहिए। शनाया ने आहान की तरफ देखकर कहा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। इसके बाद आहान ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी चलाने में ध्यान देने लगा। ऑफिस में शौर्य और माया अपना काम खत्म करके ऑफिस से बाहर आ रहे थे। जब आहान की कार वहां पहुंची, कार देखकर माया बहुत एक्साइटेड हो गई और शौर्य से बोली, शौर्य, वो देखो कितनी खूबसूरत कार है। क्या वो आपके दादाजी की है? ये कार उसके दादाजी की नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि उनके पास ऐसी कोई कार नहीं थी और इतनी अचानक से वो कार खरीदने भी नहीं वाले थे। कार देखकर शौर्य के माथे पर पसीना आ गया था। कार देखकर शौर्य समझ गया था कि यही वही कार थी जिसे वो पाम ट्री होटल में टक्कर मारने वाला था। पूरे मनाली में ऐसी कार किसी और के पास शायद ही थी। शौर्य को ऐसे देखकर माया ने पूछा, शौर्य, क्या हुआ? माया को समझ नहीं आया था कि कार को देखकर शौर्य इतना परेशान कैसे हो सकता था। माया, आज मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, तुम टैक्सी ले लो। शौर्य के मन में तो ये चल रहा था कि वो किसी तरह से भाग जाए यहाँ से। उस गाड़ी के मालिक को वो किसी तरह से परेशान नहीं कर सकता था। शौर्य की ये बात सुनकर माया को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, शौर्य इतना किस बारे में डर रहा है? अब वैसे तो वो तो बहुत बहादुर बनता है, पर अभी सिर्फ एक कार को देखकर चुप गया। शौर्य किस बात से डर रहा था ये देखने के लिए माया गाड़ी की तरफ आगे बढ़ी। जब गाड़ी रुकी तब पैसेंजर सीट से जो उतरी वो शनाया थी। उसे देखकर माया का चेहरा भी फीका पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि कार चलाने वाला आदमी जरूर आनंद गिल होगा। उसके बाद कार से आहान उतरा। माया आहान को नहीं जानती थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि जो अभी कार से निकला था वो गिल खानदान का घर जमाई था। माया को भले न पता हो, पर शौर्य को तो पता था। जब शौर्य ने आहान को गाड़ी से उतरते हुए देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये कैसे पॉसिबल है? उसने 2-3 बार अपनी आंखों को मला और इस सीन पर भरोसा करने की कोशिश की। शौर्य ने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से वो डर कर छुपेगा वो आहान होगा। इस कार में से आहान कैसे निकला? अभी जाकर इन दोनों से पूछता हूँ। कहीं इसने कंपनी फंड्स में तो कुछ नहीं किया? हो सकता है अब मैं शनाया को फंड्स की हेर फेर करने के लिए फंसा लूं। शौर्य मन ही मन में ये सब सोचकर बहुत खुश हो रहा था। आहान उसे वैसे भी पसंद नहीं था और अब तो उसके पास ये कार देखकर उसे और भी जलन हो रही थी। शौर्य बाहर आया और आहान से पूछा, ये कार तुम्हारे पास क्या कर रही है? इस बात से तुम्हें क्या मतलब है? आहान ने कहा। आहान अब किसी से कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, खासकर गिल परिवार के सदस्यों के। वो सबसे बहुत परेशान हो चुका था। तुमने कुछ दिनों से कसम खाई थी कि क्या सीधे मुंह बात नहीं करोगे? शौर्य ने पूछा। पाम ट्री होटल में भी आहान ने उससे ये बात कही थी। सीधे मुंह या उल्टे मुंह की तो दूर की बात है, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, आहान ने कहा। जब माया ने देखा कि कोई शौर्य से ऐसी बात कर रहा है तो उससे रहा नहीं गया। उसने बीच में आते हुए शौर्य से कहा, शौर्य कौन है जो आपसे ऐसे बात कर रहा है? हमारे खानदान पर कलंक, गिल परिवार का इकलौता घर जमाई।
शौर्य ने आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा। माया ने आहान के बारे में बहुत सुना था। पूरा परिवार उसकी बुराई करता था। ये देखकर कि शौर्य आहान से डर रहा था, माया को हल्की सी हंसी आ गई। पर जब शौर्य ने उसे घूरा तब वो चुप हो गई। शनाया, तुम ही बता दो, शौर्य ने पूछा। क्या जाना है तुम्हें मुझसे? यही कि क्या तुम जानती थी कि आहान ने ऐसी कार खरीदी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे पैसे तुमने ही दिए हैं? शौर्य ने पूछा। शौर्य, क्या तुम्हें लगता है मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आहान को ये कार खरीदने के लिए दे सकूं? शनाया ने लंबी सांस लेते हुए कहा। तुम्हारे पास नहीं है, मगर कंपनी के पास तो है, शौर्य ने कहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है शौर्य? शनाया की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो कभी भी कंपनी के पैसे बिना बताए लेने वाली लड़कियों में से नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रही हो? शौर्य ने सीरियसली कहा। मैं क्या कर रही हूँ? मैंने कुछ भी नहीं किया है, शनाया ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तुमने कंपनी के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है, उनमें हेर फेर करके तुमने ये कार खरीदी है, शौर्य ने कहा। शनाया, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस कंपनी में इसलिए ही आई हूँ। मुझे बोला गया है कि अकाउंट्स चेक करके मैं ये रिपोर्ट करूं कि तुमने कितने पैसों का घपला किया है, माया ने कहा। तुम दोनों में दिमाग है या नहीं? किसी भी चीज के लिए दादाजी के साइन चाहिए होती है। अगर मैंने कोई घपला किया होता तो सबसे पहले दादाजी को ही पता चलेगा, शनाया ने कहा। दादाजी का नाम लेकर तुम बच नहीं सकती। तुम इतने वक्त से स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। तुम फाइनेंस टीम के साथ मिलकर कुछ भी कर सकती हो। दादाजी की फेक साइन करना कौन सी बड़ी बात है? शौर्य ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। देखो शनाया, सच बता दो, वरना अगर मुझे पता चला कि तुमने घपला किया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम बच भी नहीं पाओगी। माया अपने आप की इम्पोर्टेंस बढ़ाना चाहती थी। शट अप यू बोथ। तुम जो चेक करने आए थे वो कर लो। मैंने कोई फंड्स नहीं निकाले हैं, शनाया ने कहा। इनकी ये बातें सुनकर बाकी के एम्प्लॉयज जो गेट के पास खड़े थे आपस में बात करने लगे। हो सकता है शनाया मैडम ने पैसे निकाले हो। हाँ, उनके पति को तो देखो, वो कैसे ये कार अफोर्ड कर सकता है? जरूर कंपनी के फंड्स में से पैसे चुराकर उन्होंने ये कार खरीदी है। शनाया मैडम तो कितनी सीधी और ईमानदार लगती है, वो भी ऐसा कर सकती है। सब दिखावा है, शनाया मैडम बहुत तेज हैं। सबकी बातों से ऐसा साफ लग रहा था कि सबने ऐसा मान लिया जैसे शनाया ने कुछ गलत किया हो। शनाया, हमें एटीट्यूड मत दिखाओ। मैं सारे अकाउंट्स वैसे भी चेक करने वाली हूँ। अगर उनमें कुछ भी हुआ तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आखिर मुझे यहाँ इस बात की ही सैलरी मिलती है, माया ने कहा। तुम यहाँ क्यों हो और यहाँ तुम्हें सैलरी किस बात की मिलती है मैं अच्छे से जानती हूँ, शनाया ने कहा और वहां से जाने लगी। इस वक्त वो अपने दादाजी से मिलकर ये प्रोजेक्ट छोड़ना चाहती थी। जैसे ही शनाया वहां से जाने लगी, माया ने उसे उसका हाथ पकड़कर रोका। घूमते ही शनाया ने माया के गाल पर थप्पड़ मार दिया। जब माया शनाया पर अटैक करने आगे बढ़ी तब आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे शनाया से दूर कर दिया। शनाया को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, आहान ने कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? माया को गुस्सा आ गया। एक मामूली सा एम्प्लॉय उससे ऐसे बात कर सकता है? जाने तो माया, शौर्य ने तुरंत कहा। वो आहान के फाइटिंग स्किल्स जानता था। उसे पता था कि वो माया को आहान से नहीं बचा पाएगा, इसलिए वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। आहान शौर्य को घूरने लगा। जब माया शनाया को इतना कुछ सुना रही थी तब शौर्य ने मुंह से एक बात नहीं निकाली और अब माया के लिए वो ऐसे स्टैंड ले रहा था। शौर्य बहुत बड़ा बेवकूफ था। आहान की आंखें देखकर शौर्य के माथे पर पसीना आ गया। आहान से पिटना नहीं चाहता था वो। अगर वो माया के सामने हार मान लेता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। इसलिए उसने सोचा कि वो माया को छुड़वाने के लिए शनाया का सहारा लेगा। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, शनाया ने फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है और ये एक लीगल मैटर है। अगर तुम चाहते हो कि शनाया जेल ना जाए तो फिर माया को छोड़ दो और उससे माफी मांग लो, शौर्य ने कहा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो, आहान ने तुरंत कहा। फिर तुम देखो शनाया को क्या भुगतना पड़ेगा, शौर्य ने कहा। ये सुनकर आहान को हंसी आ गई। आहान का ऐसा एटीट्यूड देखकर शौर्य को गुस्सा आ गया। आहान, तुम अपने आप को समझते क्या हो?
मैंने वैसे भी तुम्हें ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। मैं शनाया के खिलाफ अभी सबूत ला सकता हूँ और उसे सजा दे सकता हूँ। ये तो मैं तुम्हारी वजह से चुप हूँ। यह प्रोजेक्ट हमें तुम्हारी वजह से मिला है। अच्छा, तो फिर तो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, आहान ने कहा। शौर्य उसका ताना समझ नहीं पाया। उसने अपने तेवर बढ़ाते हुए कहा, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं पुलिस कंप्लेन ना करूं, तो फिर ये कार कंपनी को दे दो। मैं शनाया के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लूंगा। ये सब देखकर अब माया को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चिल्लाने लगी, शौर्य तुम बातें क्या कर रहे हो? तुम इसे सबक क्यों नहीं सिखाते? यहाँ खड़े खड़े इससे समझौता क्या कर रहे हो? शौर्य ने माया की इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर माया और भड़क गई। उसने कहा, कैसे डरपोक हो तुम? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने तुम पर मुझे बचाने के लिए भरोसा किया था। तुम किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के डरपोक हो तुम। तुमसे अच्छी तो मैं हूँ, जिसमें कम से कम शनाया पर अटैक कर उसका फोन तोड़ने में हिम्मत तो थी। माया ने जैसे ही ये बात बोली, आहान को गुस्सा आ गया। तुमने शनाया पर अटैक किया? शनाया आहान की कमजोरी थी। अब जब उसे पता चला कि माया ने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी, तब वो कैसे रिएक्ट करेगा? क्या शनाया पे बेगुनाही साबित करवाएगी? क्या शौर्य के सामने भी आहान का सच आ जाएगा?